हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में 2011 का विज्ञान का क्वेश्चन बैंक बताएंगे। 2011 के बोर्ड परीक्षा में विज्ञान से 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया था, उसी 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। और फाइनल बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न रहते हैं, तो इस क्वेश्चन बैंक को आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना होगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है, तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि हीलियम कैसा तत्व है। ए ऑप्शन है अक्रिय, बी ऑप्शन है क्रियाशील, सी ऑप्शन है सक्रिय, डी ऑप्शन है उदासीन। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हीलियम कैसा तत्व है। तो हीलियम अक्रिय तत्व है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होता है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो यहाँ पे जल का परमाणु संख्या कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या क्या है? तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो जहाँ पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात निकालना है। तो हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना है? 2 है। और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना है? 1 है। तो यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 3 नंबर प्रश्न है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। ए ऑप्शन है 7, बी ऑप्शन है 9, सी ऑप्शन है 8, डी ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे आपको बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो 7 आवर्त होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 18 वर्ग होते हैं, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि सिलिका क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है उपधातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि सिलिका क्या है। अगर सिलिकॉन रहता तो सिलिकॉन उपधातु होता है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कि सिलिका क्या है। तो जो सिलिका होता है ये सिलिकॉन का ऑक्साइड होता है, ना ही ये धातु होता है, ना ही ये अधातु होता है, ना ही ये उपधातु होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न है कि इनमें से बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। ए ऑप्शन है कीटोन, बी ऑप्शन है एल्डिहाइड, सी ऑप्शन है एल्कोहल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से बॉन्ड OH का क्रियाशील मूलक कौन सा है। तो एल्कोहल है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बताएंगे, तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आपको बोल देना है कि सर हमें ग्रुप में जोड़ दीजिए, तो हम आपको ग्रुप में जोड़ देंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। ए ऑप्शन है संयोजन क्रिया के द्वारा, बी ऑप्शन है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, सी ऑप्शन है अपघटन के द्वारा, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है।
तो हम श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन गैस का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं, और पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में इसी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है और फिर ऑक्सीजन गैस छोड़ता है। तो प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा बना रहता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 7 नंबर प्रश्न है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक एडीपी के टूटने पर कितना ऊर्जा मुक्त होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एक एडीपी के टूटने पर कितना ऊर्जा मुक्त होता है। तो 30.5 किलो जूल प्रति मोल ऊर्जा मुक्त होता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होता है। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 8, सी ऑप्शन है 1, डी ऑप्शन है 4। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय में कितना कोष्ठ होता है। तो 4 कोष्ठ होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब कितना होता है। ए ऑप्शन है 120 mmHg, बी ऑप्शन है 150 mmHg, सी ऑप्शन है 90 mmHg, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि मानव हृदय का औसत प्रंकुचन दाब कितना होता है। तो 120 mmHg होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अनुशीतलन दाब कितना होता है, तो 80 mmHg होता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। ए ऑप्शन है जड़ में, बी ऑप्शन है तना में, सी ऑप्शन है पत्ता में, डी ऑप्शन है फूल में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। तो पत्ता में होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पेड़ पौधों की पत्तियां हरी किसके कारण से दिखाई देती हैं। तो क्लोरोफिल के कारण से दिखाई देती हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। ए ऑप्शन है नाइट्रोजन को, बी ऑप्शन है कार्बन को, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन को, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है। तो नाइट्रोजन को करता है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। ए ऑप्शन है द्विखंडन से, बी ऑप्शन है मुकुलन से, सी ऑप्शन है लैंगिक जनन से, डी ऑप्शन है इनमें से सभी से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि हाइड्रा में प्रजनन किस विधि से होता है। तो मुकुलन के द्वारा होता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अमीबा में द्विखंडन होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है। तो साइन आई बटा साइन आर होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है समतल दर्पण का, बी ऑप्शन है उत्तल दर्पण का, सी ऑप्शन है अवतल दर्पण का, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और उत्तल लेंस का उपयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल रंग का, बी ऑप्शन है हरा रंग का, सी ऑप्शन है पीला रंग का, डी ऑप्शन है बैगनी रंग का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है।
तो बैगनी रंग के किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है, यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लाल रंग के किरण का झुकाव सबसे कम होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है उष्मीय, बी ऑप्शन है चुंबकीय, सी ऑप्शन है रासायनिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पे कार्य करता है। तो ये उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है, यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र होता है। तो इसका सूत्र होता है V = IR। तो यहाँ पे आपको किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करना है और प्रतिरोध को किससे सूचित करते हैं, R से सूचित करते हैं। तो यहाँ पे आपको R का मान ज्ञात करना है। तो I इधर गुणा कर रहा है तो बराबर के इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ पे V/I बराबर R हो जाएगा, यानी R का फॉर्मूला कितना निकल गया, V/I निकल गया। यहाँ पे C वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर। 18 नंबर प्रश्न है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होता है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा, बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। तो दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा दोनों धाराएं प्राप्त होती हैं। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर। 19 नंबर प्रश्न है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। ए ऑप्शन है साफ जल में, बी ऑप्शन है गंदा जल में, सी ऑप्शन है खरा जल में, डी ऑप्शन है इनमें से सभी में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में रहता है। तो साफ जल में रहता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। ए ऑप्शन है लकड़ी, बी ऑप्शन है गोबर गैस, सी ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, डी ऑप्शन है कोयला। तो यहाँ पे आपको बताना है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। तो नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। हम यहाँ पे आपको 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं और ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये 2011 के फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो ये जो 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। अगर आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में काफी अच्छा नंबर लाना है तो आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़ेगा और सभी विषयों का आपको क्वेश्चन बैंक पढ़ना पड़ेगा और उसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव पे आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहने वाला है। और पिछले साल भी पूछा गया था क्वेश्चन बैंक से और इस साल भी पूछा जाएगा। तो आप लोगों को क्वेश्चन बैंक पढ़ना है, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पढ़ना है। तो यहाँ पे सब्जेक्टिव का भी क्लास चलेगा प्रीवियस ईयर और ऑब्जेक्टिव का भी चलेगा। तो आप लोग हमें बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसा लगा। और ये रहा आपके लिए होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। ए ऑप्शन है फैराडे ने, बी ऑप्शन है मैक्सवेल ने, सी ऑप्शन है एम्पियर ने, डी ऑप्शन है फ्लेमिंग ने। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक आप लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।